खेरथा कॉलेज में गई तो वहाँ भी सेम प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि पढ़ाई के लिए लड़कियां खास तौर से इतनी ज़्यादा उत्सुक हैं कि वो 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के आया करती थी सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। मुझे ना उनकी ये बात सबसे अच्छी लगती थी। महिलाओं को तो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज दे रखी हैं अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करने के लिए। मुझे लगता है इतना तो किसी पुरुषों को भी नहीं है। वो बैंक लोन में उनको है, बहुत जल्दी उनका सैंक्शन हो जाता है, उनको सब्सिडीज मिलती है, उनको ट्रेनिंग मिलती है। और अभी जो हमारी पिछली सरकार ने रीपा का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसके तहत तो वहाँ की महिलाओं में एलईडी बनाती थी, फिनाइल बनाती थी, साबुन बनाती थी, बहुत सारे काम करती थी वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर उनको मौका मिले तो करेंगी, लेकिन थोड़ा सा ये है कि उनको पता नहीं रहता, थोड़ा जागरूकता की कमी है। अब कुछ बोल नहीं सकते कहाँ मैं एजुकेशन में थी, कहाँ मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, अचानक मैंने जॉब छोड़ा। वो जो डेस्टिनी है उसको आप नहीं बोल सकते। आगे क्या होने वाला है ये मुझे नहीं पता, और मैं क्या क्या डिसीजन लूंगी वो भी मुझे, लेकिन अभी फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। खाना बनाना मेरी हॉबी है, वैरायटीज ऑफ फूड बनाना, और बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि मैंने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया है। आजकल वो सारा खाना ही पसंद नहीं करते। राजनांदगांव जो है वो मुझे बहुत फला, यहाँ आने के बाद बहुत प्यार मिला राजनांदगांव में, और लोगों ने बहुत सम्मान भी दिया। पर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा अपना मन है जिस तरह से कि ऐसी समाज सेवा करूँ मैं कि लोगों की दुआएं लूँ। मैं महिलाओं को भी यही कहूँगी कि अगर आप दिल से करेंगी, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना बनाना हो या कुछ भी हो, अगर हम पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में आ जाता है तो हम सब काम कर सकते हैं। बस जो करो वो दिल से करो तो बिल्कुल सफलता मिलती है उसमें। नमस्कार, द ट्रायो दरस में आपका स्वागत है। नारी सशक्तिकरण का जमाना है, तो आज हमारे साथ शख्सियत हैं डॉक्टर रुबीना अलवी, एक प्रोफेसर, समाज सेवी, महिला नेत्री और उद्योगपति। इसके अलावा और भी बहुत गुण हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी यहाँ तक कैसे पहुंचे, आइए उनसे ही जानते हैं। डॉक्टर रुबीना जी, सबसे पहले आपका जन्म स्थान, एजुकेशन बताएंगे। मेरा जन्म स्थान उज्जैन एमपी में है, और मेरी जो सारी एजुकेशन है वो भी वहीं हुई है, उज्जैन में ही। और हम लोगों ने कालिदास मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि उज्जैन में 2 ही स्कूल थे जहाँ सीबीएसई एजुकेशन होती थी, वहां से मैंने अपना स्कूल किया। उसके बाद फिर कॉलेज, और फिर वहाँ का जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वहां से मैंने एमएससी किया प्रीवियस, और उसके बाद ही मेरी मैरिज हो गई। पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि कैसे, किस तरह, पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा रहा कि पढ़ाई इतना, एमएससी फिर डॉक्टरेट कैसे? हमारा पूरा परिवार जो है वो सब एजुकेशन लाइन में ही है। मेरे फादर जो है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, मेरी मदर भी जो है वो स्कूल में टीचर थी, और मेरी बुआ, मेरी मासी, यहाँ तक कि मेरी नानी वो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। तो हमारा जो है वो एजुकेशन का, और हमारे एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, लेकिन सबसे बड़ा जो पेरेंट्स का टारगेट होता है कि बच्चा पढ़ना चाहिए। और मेरा तो शुरू से बहुत ज़्यादा लगाव रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो फ्रेंड्स थी, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं थे, लेकिन सबसे अच्छी जो मेरी फ्रेंड्स लोग थे वो मेरी बुक्स ही हैं बस। मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन था बुक का, और यहाँ भी है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद पीएससी, यूपीएससी इसकी तैयारी या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम? नहीं, उस तरफ मेरा ध्यान नहीं था। पीएससी, हाँ, एमबीए करने की एक बार सोचा था कि एमएससी नहीं करके एमबीए करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो जमा नहीं मुझे, और मेरा एक्चुअली हो गया इसमें एमएससी में। एमएससी भी मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है ना, तो केमिस्ट्री मेरा जो है सबसे प्रिय सब्जेक्ट था, उसमें मुझे सीट मिल गई, तो फिर मैंने सब कुछ खत्म, मतलब वहाँ ड्रॉप कर दिए सारे आइडियाज, और उसमें आ गई। इसके पहले मैंने 12th में जो है पीएमटी की तैयारी की थी, लेकिन उसमें मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, तो आगे फिर बढ़ना ही था। आपने कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काफी लंबा समय बिताया, उसके बारे में बताएं। हाँ, मैं क्या है भैया, जो स्कूल से लगभग आपको 7th या 8th से मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी। हमारे आसपास जो थे वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं, छोटी छोटी क्लास के थे, क्लास 1 2 3। तो मैं पढ़ा, उनके पेरेंट्स मेरे पीछे पढ़ते थे, मैं पढ़ाती थी उनको। तो ऐसे जो है मेरा पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ, और लास्ट में जब मेरी मैरिज हुई उसके तब तक मैंने क्लास 1 से लेके समझ जाइए 12th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है।
और मेरा जो ट्यूशन का सिलसिला है वो तभी खत्म हुआ जब मैं यहाँ मैरिज होके आई। यानी मुझे पढ़ाने का जो है वो मेरे जीन्स में ही है, समझ जाइए। डॉक्टर कैसे हो गए? डॉक्टर वो तो मेरा सपना था। कैसे? मतलब मुझे ऐसा लगता था कुछ तो करना है, क्योंकि हम लोग 3 बहनें हैं और मेरा भाई नहीं है, और हमारे फादर ने पढ़ाई पे हमारा बहुत ध्यान दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया हमको। तो मुझे ऐसा लगता था कुछ तो करना है। और मुझे ना अपना नाम रुबीना जो है, पहले मैं रुबीना रज़ा थी जी। और शादी के बाद अलवी हो गई। तो मुझे बहुत खालीपन लगता था। ऐसा लगता था इसके साथ कोई डेज़िग्नेशन होना चाहिए। मुझे डेज़िग्नेशन का शुरू से शौक रहा है कि मेरी साइन की वैल्यू होना चाहिए, मुझे शुरू से लगता था। और कुछ ऐसा डेज़िग्नेशन होना चाहिए जो नाम की कीमत वैल्यू बढ़ा दे। तो जब मैं यहाँ आई, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने जब फाइनल, तो मोहम्मद मैडम मिल गई। अब डॉक्टर हेमलता महोदय महान शिक्षाविद हैं वो तो। जी। जब उन्होंने मुझे देखा कि मेरा जो, उन्होंने पूरा एजुकेशन वाला करियर मेरा देखा और मेरे रिजल्ट देखे, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं नहीं, मुझे आगे पढ़ना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, मैंने अपने हस्बैंड को भी यही कहा था कि मैं सब करूंगी लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, मतलब मैं घर में नहीं बैठूंगी। बस फिर मैडम मिल गई। और जब मेरा फाइनल ईयर हुआ, उसके बाद एक आध साल तो मैंने नहीं, फिर मैंने पीएचडी की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ व्याख्याता रहे हैं आप। हाँ हाँ, कौन कौन से कॉलेज में आपने सेवाएं दी? मैंने शुरुआत की थी कमला देवी महाविद्यालय से। वैसे जब मैं पीएचडी कर रही थी तो उस दौरान हमेशा यहाँ शिक्षकों की कमी रही है कॉलेजेस में, जो कि अभी भी है, बहुत हद तक पूरी हो चुकी है लेकिन फिर भी है। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लिया करती थी जाके। केमिस्ट्री पढ़ाने वाले बहुत कम थे, और जैसा कि सब जानते हैं केमिस्ट्री थोड़ा टफ सब्जेक्ट हो जाता है। तो मैं, मैडम मुझे बोलती थी तो मैं जाके क्लासेस लिया करती थी। उसके बाद जैसे ही मेरा पीएचडी हुआ और यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर का निकला था, और क्योंकि मैं पीएचडी थी इसलिए मुझे जॉब मिल गया था, तो मैंने कमला देवी महाविद्यालय से अपनी शुरुआत की। 2005 में मैंने वहां से शुरुआत की। 15 वर्ष तक आप शिक्षकीय कार्य करते रहे। हाँ, कितनी संतुष्टि मिली आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ। और दूसरी बात तो ये है कि आपका वहाँ यंग जनरेशन जो हमारी टीनेजर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होता है। आप अपनी बात उन्हें बताते हैं, वो अपनी बात आपको बताते हैं। फिर वो हम जो पढ़ाते हैं, समझते हैं, उनके बहुत सपने होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम उनकी हेल्प करें इसको पूरा करने में। तो इसलिए बड़ा मज़ा आता था पढ़ाने में, और मुझे आज भी बहुत मज़ा आता है। तो उन 15 वर्षों के दौर में ऐसे कई वाक़ये आए होंगे जो आज भी आपको याद होंगे। ऐसे इनमें से कोई एक आध विशेष? उसमें बहुत सारे, मतलब जब मैं कमला कॉलेज में पढ़ाती थी तो वहाँ पे लड़कियां जो है बड़ा चाव से पढ़ती थी, लेकिन स्कूल कॉलेज में, मतलब उनके घर में वैसा माहौल नहीं रहता था, उनको केमिस्ट्री बहुत टफ लगती थी। एक तो ये वो है। दूसरा मुझे याद आ रहा है, किसी के पास पढ़ाई के लिए फीस नहीं होती थी तो हम लोग फीस दिया करते थे उनकी। और जब मैं खेरथा कॉलेज में गई तो वहाँ भी सेम प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि पढ़ाई के लिए लड़कियां खास तौर से इतनी ज्यादा उत्सुक हैं कि वो 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के आया करती, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। मुझे ना उनकी ये बात सबसे अच्छी लगती थी। पढ़ाते-पढ़ाते आपने अभियान भी स्टार्ट कर दिया। अभियान मतलब, मेरा कहने का मतलब एनजीओ। एनजीओ, ये कैसे? एनजीओ ये जो है 1992 में, ये अंजुम अलवी जी मेरे हस्बैंड हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया था। फिर बीच में वो बहुत ज्यादा बिजी हो गए तो उसमें कोई काम नहीं किया गया। लेकिन एक दिन ऐसी बातों बातों में बता रहे थे तो हमने उसको फिर से अलाइव करवाया एनजीओ को, क्योंकि मुझे समाज सेवा तो हम लोग शुरू से करते हैं। बस वो है कि हम लोग उसको बताते नहीं हैं कि क्या करते हैं, लेकिन हम लोग शुरू से ही कुछ ना कुछ करते हैं। जब मुझे पता चला कि यहाँ अभिलाषा है, जब मैं नई-नई शादी होके आई थी और थोड़े दिनों बाद, तब स्टेडियम में हुआ करता था वो। तो पता नहीं मेरा अंदर से मन करता था, तो कभी मैं उनके लिए बिस्किट लेके चले जाती थी, कभी हम उनको दूध पिलाने के लिए लेके चले जाते थे। और उसके बाद फिर आपका ये जो मूक बधिर शाला है ना, वो एक वहाँ भी जाते थे। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि अपना भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि अपन दूसरों के लिए कुछ कर सकें। तो मुझे उसका मतलब किसी ने बताया कि एक एनजीओ होगा तो उसके हिसाब से हम उसमें हम बहुत अच्छे-अच्छे काम कर पाएँगे। अच्छा रुबीना मैडम, आप इसके पहले शायद रज़ा थे। रज़ा। तो रज़ा के बाद अलवी, इस दौर में अलवी बनने के बाद आप समाज सेवा में ज़्यादा जुटे, या कैसे परिवर्तन कैसे हाँ, आया? उसका मुझे ऐसा लगता है उसका मेन रीज़न ये है कि जब मैं यहाँ आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड पॉलिटिक्स में भी थे, इसलिए हम लोग ज़्यादा जुड़ गए समाज से। वहाँ क्या था उज्जैन में कि हम घर, घर से स्कूल या कॉलेज, फिर घर,
और हम लोग वहीं आसपास ही पूरा एरिया जो है मिर्जावाड़ी करके, वहाँ हमारे सारे रिलेटिव्स रहते हैं। तो हम लोग ऐसे ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते थे, और फिर आप जानते हैं क्योंकि एक मुस्लिम फैमिली जो होती है, थोड़ा-सा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा, हम घर से हमको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी कि जाओ तो अकेले नहीं जाना, किसी के साथ जाना। पर यहाँ आने के बाद मुझे बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बिज़ी रहते थे, तो मुझे तो अकेले ही ज़्यादातर काम करना पड़ते थे। मैं एक वक़्त था, मैं सोचती हूँ बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है मेरा। मैं कहाँ बहुत शाई हुआ करती थी, सिर्फ़ पढ़ाई में लगी रहती थी, ज़्यादा किसी से घर ही घर में बातचीत जो होता था, बाहर जाके तो मैं चुप हो जाती थी। लेकिन आज अभी मैं उतनी ज़्यादा मुखर हो गई हूँ। ये बहुत ज़्यादा चेंज आया अलवी होने के बाद। आप जब से प्रोफेसर का जो पोस्ट है वो छोड़े हैं, उसके बाद उद्योग में आप इंटरेस्ट लेने लगे, उद्योग में आप सफलतापूर्वक प्रारंभ जुड़ गए हैं। उद्योग में ना मेरा इंटरेस्ट शुरू से था भैया। मैं अपने पापा के भी पीछे लगी रहती थी कि चलिए ना अचार पापड़ का कुछ डालते हैं, चलिए ना ये करते हैं, चलिए ना वो। हमेशा हँस बोलते पढ़ लो फिर सब करेंगे, पढ़ लो फिर सब करेंगे। तो वहाँ तो क्योंकि हम लोग सर्विस क्लास वाले थे, इसलिए ना ऐसा ध्यान था ना मेंटेलिटी थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे बिज़नेस क्लास और पॉलिटिकल फैमिलीज़ वाले ही लोग मिले। तो ये जो मेरा इंटरेस्ट है ये बढ़ गया। और मेरे हस्बैंड का जो है वो 5,000 का पोल्ट्री फार्म था उस वक़्त, और क्योंकि वो आईबी ग्रुप में है, फाउंडर मेंबर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आप जानते हैं, जी। और पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो ध्यान नहीं दे पाते थे। तो मैंने उनसे ज़िद करके उसको उसका एक्सटेंशन करवाया कि आप करिए, मैं देखूँगी, जबकि मैं कॉलेज में जॉब भी करती थी। तो उन्होंने एक ही शर्त पे किया कि तुम अगर देखोगी तो ही करूँगा। मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं जाके पोल्ट्री फार्म देखूँगा, वो करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है। तो मैंने कहा हाँ, मैं देखूँगी। और फिर ऐसा हुआ कि मैं देखती थी, मैं जाती थी, मैं कभी-कभी तो मैं कॉलेज से डायरेक्ट चली जाती थी देखने के लिए। और सैटरडे को, या संडे तो ज़्यादातर हम लोग का, मेरा और बच्चों का वहीं बीतता था। ऐसा करके फिर जब उन्होंने देखा कि मैं ध्यान दे रही हूँ और हमारा ग्रोथ भी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा, तो पहले हमने 2 शेड डाले थे, उसके बाद फिर एक और बढ़ा दिया, 3 हो गए। फिर हमने लेयर का शुरू कर दिया, लेयर मतलब अंडे का उत्पादन जो है वो भी शुरू कर दिया, जो कि अभी कोविड में हमने बंद किया क्योंकि हमको बहुत नुकसान हुआ था। आपको क्या लगता है कि महिला होने के नाते उद्योग में महिला को क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या कठिनाई आती है, सफलता और अभी माहौल कैसा है उसके प्रति? महिलाओं को तो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज दे रखी हैं अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करने के लिए, है ना, कि मुझे लगता है इतना तो किसी पुरुषों को भी नहीं है। वो बैंक लोन में उनको है, बहुत जल्दी उनका सैंक्शन हो जाता है, उनको सब्सिडीज मिलती है, उनको ट्रेनिंग मिलती है। मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है ना कि महिला आधी आबादी, वो बराबर गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटीज दे रही। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को, महिलाओं को बल्कि सामने आना चाहिए। आप देखिए आजकल स्व सहायता समूह वाली महिलाएं कितना काम कर रही हैं गाँवों में। और अभी जो हमारी पिछली सरकार ने रीपा का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसके तहत तो वहाँ की महिलाओं में मैं कई जगह गई हूँ, मुझे बुलाया गया था। तो एलईडी बनाती थी, फिनाइल बनाती थी, साबुन बनाती थी, बहुत सारे काम करती थी वहाँ पे। दीपा कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अगर उनको मौका मिले तो करेंगी। लेकिन थोड़ा-सा ये है कि उनको पता नहीं रहता, थोड़ा जागरूकता की कमी है। अब राजनीति में भी हैं आप, हाँ, मैं राजनीति में भी आ गई हूँ। तो राजनीति में रुचि कैसे आई? राजनीति में रुचि तो शुरू से थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, शुरू से राजनीति में रुचि थी। मैं अपने पापा के ज़्यादा क्लोज़ थी, अभी उनका 2021 में देहांत हो गया। तो हम लोग बैठ के जब रिजल्ट आते थे तो हम लोग बहुत साथ बैठ के देखा करते थे। फिर हम लोग एक दूसरे से उस पे बहस भी होती थी, कौन अच्छा है पॉलिटिशियन, कौन नहीं है। और इवन मेरी शादी हो गई उसके बाद भी हम लोग अक्सर बात करते थे कि जब न्यूज़पेपर में कोई होता कि आपने पढ़ा स्टेटमेंट, ऐसा देखिए उसने क्या बोला, आपने पढ़ा, तो मेरा रुचि थी पॉलिटिक्स, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आऊँगी। हाँ, कांग्रेस के तो हम लोग शुरू से ही वो सदस्य ही मान लीजिए। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रॉपर सदस्यता दिलवाई कांग्रेस की। तो सदस्य तो मैं शुरू से थी। लेकिन 2020 में जब मैंने जॉब छोड़ा, मेरा बेटा फैक्ट्री डाल रहा था तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा उसको सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हज कमेटी में आ गई, जब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। अब हज कमेटी में मेंबर हैं, हज कमेटी से क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा दिला सके अभी तक और क्या दिलाने की सोचते हैं? देखिए बेसिकली हज कमेटी से का है ना, एक वो ऐसा डिपार्टमेंट है या वो एक ऐसा वो है कि आप सिर्फ वहाँ पे लोगों को
भेज सकते हैं हज करने के लिए। उसमें अब हमको ऐसे कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती या हमको कुछ हम ट्रेनिंग करवाते हैं, हम उनको वहाँ जाके हज करने का अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हो सके। यहाँ पे वो क्या वो वैक्सीनेशन करवाना ये सब हम लोग यही करवा सकते हैं। लेकिन जब मैं हज कमेटी में मेंबर बनी और एक बार ट्रेनिंग दिलवाई मैंने लोगों को और लोगों के कॉन्टेक्ट में आई, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस फील्ड में भी आने की। क्योंकि जब तक आप राजनीति में प्रॉपरली आएँगे नहीं, आप समाज सेवा नहीं कर सकते ठीक से। उसमें मतलब एक्टिवली जब मैं आई तभी मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में समाज सेवा किस तरह करना चाहिए। समाज सेवा हम वैसा करते थे कि हमारे पास लोग आ गए, हमने उन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर दिया या मैं कॉलेज में रहती थी, कई बच्चे ऐसे जो फीस नहीं भर पाते थे तो उनको कर दिया या हॉस्पिटल में वो मेरा नेचर है, कभी मैं हॉस्पिटल में बिस्किट बँटवा देती हूँ, कभी वो या दवाइयाँ दिलवाना वो सब। लेकिन यहाँ आने के बाद समझ में आया इसमें कि जो है लोगों को हमारी बहुत ज़रूरत है। मैम आप समाज सेवा करते हैं, अध्यापन भी कर चुके हैं, इसके अलावा उद्योगपति भी हैं और प्रतिभा कूट-कूट के भरी है और राजनीति भी में भी हैं आप। राजनांदगांव में महिला नेत्री के लिए काफ़ी संभावनाएँ हैं और आप जिस तरीके से आप पारंगत हैं सभी विधाओं में, तो उस विधा का फ़ायदा राजनांदगांव की जनता को मिल सकती थी। पार्टी अगर महापौर का टिकट दे तो आप नहीं, अभी तक तो ऐसा सोचा नहीं है और कोई चुनाव नहीं लड़ूँगी ऐसा ही सोचा है, कि चुनाव नहीं लड़ना है और ऐसे ही सेवा करना है जनता की, आपने ऐसा सोचा है। आपने नहीं सोचा है, पर अब मान लो जनता किसकी ओर से माँग आए, पार्टी के लोग अगर बोले, तो आप देखिए, अब कुछ बोल नहीं सकते कहाँ मैं एजुकेशन में थी, कहाँ मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, अचानक मैंने जॉब छोड़ा। वो जो डेस्टिनी है उसको आप नहीं बोल सकते। आगे क्या होने वाला है ये मुझे नहीं पता और मैं क्या-क्या डिसीज़न लूँगी वो भी मुझे लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, कि मैं चुनाव लड़ूँगी ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। अभी एक और विधा बाकी है आपकी, वो है पाक, स्वाद वाला जो है जायका। तो उसके बारे में बताएँ मैं वो विधा में उसमें भी कैसे पारंगत हो गए आप? नहीं वो मेरी क्योंकि हॉबी आपके है। आप नौकरी भी करते हैं, उद्योगपति भी, समाज सेवा भी और उसके बाद अभी आपने मेरे संतुष्टि भी। उद्योगों की पूरी बात नहीं सुनी है। उसके बाद हम लोग फिशरीज़ में भी आए, हमारे तालाब भी हैं। फिर हमने अभी एक स्नैक्स का डाला है। मेरा बेटा मेरे साथ आ गया है एक्चुअली इसलिए इतनी हिम्मत हो रही है आगे बढ़ने की भी। फिर भी जितनी वैराइटीज़ है तो उसमें कुछ बचता है। वो जो क्या बोलते हैं खाना बनाना मेरी हॉबी है। आप मुझे बोलेंगे कि आप तुम रोज़ जाके किचन में खाना बनाओ वो तो ख़ैर नहीं कर पाती हूँ मैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है वैराइटीज़ ऑफ फूड बनाना। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मैंने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया है। आजकल वो सादा खाना ही पसंद नहीं करते। तो आपकी इस पाक कला का जो हाँ। एक से एक चीज़ें बनाती हैं, उसका उपयोग उद्योग में हो रहा है? उद्योग में इस तरह से हो रहा है कि अभी हमने स्नैक्स का एक डाला है। मेरा बेटा भी फूड इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आया है। तो अभी हमने एक आहारम के नाम से डाला है। जैसे कुरकुरे चिप्स होते हैं वैसे ही हम लोग कॉर्न यानी मक्का से रोस्टेड प्रोजेक्ट मतलब फूड आइटम्स बना रहे हैं। उसमें हमारा मंचूरियन है और कटोरी के नाम से है एक पनीर टिक्का है, एक वो भेल बनाई है हमने। ऐसा करके हमारे 12 आइटम आ रहे हैं। मार्केट में हैं और वो सब अच्छा चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो आगे भी इस फील्ड में और कुछ करने बहुत सारी चीज़ें करने का सारा मसाले बनाएँगे और रेडी टू ईट वाले आइटम्स बनाएँगे, बहुत सारी चीज़ें आगे सोच के रखी हैं। ऐसी बहुत सी विधाएँ हैं जिसमें आप पारंगत हो चुकी हैं, बहुत हासिल कर चुकी हैं। ऐसा कोई पोस्ट हो या कोई काम हो या ऐसा जिसको आप हासिल करना चाहते हो या करना चाहती हो? नहीं, मैं मन से समाज सेवा करना चाहती हूँ बस। ऐसा कोई पोस्ट नहीं, सब दिया। बहुत मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि राजनांदगाँव जो है वो मुझे बहुत भला यहाँ आने के बाद बहुत प्यार मिला राजनांदगाँव में और लोगों ने बहुत सम्मान भी दिया, बहुत वो हुआ। पर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा अपना मन है जिस तरह से कि ऐसी समाज सेवा करूँ मैं कि लोगों की दुआएँ लूँ। लोगों के एक वो है ना कि आप दिल में रहो लोगों के और या उनकी दुआओं में रहो। तो बस मैं वही चाहती हूँ कि ऐसा हो कि लोग दिल से प्यार करें। आप अपनी सभी कलाओं में बेस्ट दे चुके हैं, चाहे पढ़ाने के मामले में, चाहे उद्योग में है, चाहे राजनीति में हो, चाहे समाज सेवा में हो। तो ये सब मिला के ये कैसे कर पाते हैं, तालमेल कैसे कर पाते हैं सब में? वो हो जाता है। जब आप खुद कुछ करना चाहते हैं ना तो अपने आप ही सब
तालमेल हो जाता है। आप मन से करोगे ना तो आपको टाइम भी मिल जाता है, सब काम हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को आप जानती हैं ना, वो बहुत सपोर्ट है उनका, शुरू से लेके आखिरी तक। हमारी शादी को भी 28 साल हो गए और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। इसीलिए आज आपके सामने बैठी हूँ ना। आप सभी मामलों में सफल हैं। तो एक सफल महिला होने के नाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जो करो वो दिल से करो। उसमें ना कुछ फेक नहीं होना चाहिए। जो मैं महिलाओं को भी यही कहूँगी कि अगर आप दिल से करेंगी, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना बनाना हो या कुछ भी हो, अगर हम पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में आ जाता है तो हम सब काम कर सकते हैं। बस जो करो वो दिल से करो, तो बिल्कुल सफलता मिलती है उसमें। डॉक्टर रूबीना अलवी जो बता रही थी कि जो करो दिल से करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अब किसी और शख्सियत के साथ अगले किसी कार्यक्रम में। नमस्कार।